प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स विषय का फर्स्ट पेपर हम लोगों ने जेसीईआरटी द्वारा निकाला गया क्वेश्चन बैंक सा उत्तर को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया था। ऑफिशियल आंसर भी दिया गया है, क्वेश्चन भी दिया गया है जो इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 1, 2 और 3 को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग बाकी चैप्टर के भी प्रश्नों को देख लेंगे। ये आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो 4 तारीख को आपका साइंस कॉमर्स का एग्जाम है और 6 तारीख को आर्ट्स का एग्जाम है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है तो यह अर्थव्यवस्था में रोजगार का है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे.एम. केन्स है। इन्होंने 1936 में इस किताब को लिखा था। फिर है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है तो समष्टि और व्यष्टि दोनों में, इसलिए सी हो जाएगा ए तथा बी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1936। उद्यमी को प्राप्त होने वाले अंश को क्या कहा जाता है? तो ये लाभ कहलाता है। फर्म क्या है? तो उत्पादक। अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो रैगनर फ्रीस ने किया था। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। बाह्य क्षेत्र से संबंधित है आयात निर्यात। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मैक्रो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है बड़ा। आगे है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक एजेंट से तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे उपभोक्ता, सरकार, निगम तथा बैंक आदि। अगला है पारिवारिक क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो पारिवारिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के वैसे क्षेत्र हैं जो अन्य क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है तथा आय उपार्जन कर उपभोग पर व्यय करती है अथवा बचत करती है और कर अदा करती है। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तो 4 क्षेत्र होते हैं। परिवार होता है, सरकार होता है, फर्म, सरकार, परिवार तथा बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र मतलब विदेशी क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। आगे है समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल उपभोग, राष्ट्रीय आय तथा समान कीमत स्तर आदि। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत में किन बातों की प्रधानता पाई जाती है? तो परंपरावादी मतलब पुराने अर्थशास्त्री। तो पुराने अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत का प्राबल्य था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करते रहेंगे। पूंजीवादी देशों में उत्पादन के साधन मतलब कारक का आय सृजन प्रक्रिया को बताएं। तो पूंजीवादी देशों में उत्पादन के साधन अपनी आय का सृजन उत्पादन की प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त निर्गत को बाजार में बेचकर करते हैं। दूसरा चैप्टर है राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तुओं का एक उदाहरण है? तो दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन। किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती करने के लिए होता है। यहाँ ट्रैक्टर किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है? तो उपभोक्ता वस्तु। आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपए है। यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? तो ये स्टॉक है। आय के, यहाँ आप लिखा गया, आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक प्रवाह। वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुए बिना मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा? तो मुद्रास्फीति हो जाएगी, मतलब मूल्य बढ़ने लगेगा सामान का। किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होता है? तो घिसावट व्यय। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें किया जाता है हस्तांतरण भुगतान को नहीं किया जाता है। अगर किसी देश का निर्यात की तुलना में आयात अधिक है तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होगा? तो सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कम होगा। अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।
राष्ट्रीय आय के आंकड़ा से क्या जानकारी नहीं मिल सकती है? तो लोगों का आर्थिक कल्याण। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम वास्तविक राष्ट्रीय आय है। जीएनपी डिफ्लेक्टर ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसका सूत्र है नॉमिनल जीएनपी बटा रियल जीएनपी गुने 100। भारत में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों के वेतनादि भत्तों को किस देश के घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा? तो ये हो जाएगा अमेरिका। अति लघु उत्तर ये प्रश्न है, साधन क्या है? तो उत्पादन के साधन लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, जिन्हें उनकी साधन आय कहते हैं। मूल्यह्रास से क्या समझते हैं? तो एक लेखा वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में सामान्य टूट फूट और उसके घिसावट के कारण वस्तुओं के मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। हस्तांतरण आय क्या है? तो हस्तांतरण आय एक अनार्जित आय है जो अर्थव्यवस्था में बिना किसी सेवा के बदले दी जाती है, जैसे वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति एवं बेरोजगारी भत्ता आदि। आय के वृत्ताकार प्रवाह से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन आय तथा व्यय का जो निरंतर प्रवाह होता रहता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण या भरण क्या है? तो आय का अंतःक्षेपण आय में होने वाली वह वृद्धि है जो चक्रीय प्रवाह से बाहर से किसी और स्रोत द्वारा होती है, जैसे विनियोग, सरकारी व्यय तथा निर्यात आदि को आय का अंतःक्षेपण कहते हैं। टिकाऊ वस्तुओं से क्या अभिप्राय है? तो टिकाऊ वस्तुएं एक से अधिक बार प्रयोग में लाई जा सकती है। इनका जीवन काल 1 वर्ष से अधिक होता है, जैसे कार, स्कूटर एवं साइकिल आदि। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? तो ये उत्पादक वस्तुओं का ही एक भाग है। एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक पूंजीगत वस्तुएं कहलाता है। बचत की परिभाषा दे, तो आय का वह भाग जो उपभोग पर भी व्यय नहीं किया जाता बचत कहलाता है। ब्याज क्या है? तो ब्याज वह कीमत है जो पूंजी की सेवा के बदले में दी जाती है। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा दे, तो एक लेखा वर्ष में किसी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के समान निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। व्यक्तिगत आय की परिभाषा दे, तो व्यक्तियों द्वारा परिवारों को सभी स्रोतों से जो आय वास्तव में प्राप्त होती है उसके जोड़ को व्यक्तिगत आय कहते हैं। परियोज्य आय से क्या अभिप्राय है? तो व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों तथा सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियों जैसे फीस, जुर्माना आदि को घटाकर जो आय शेष बचती है वह परियोज्य आय कहलाती है। आर्थिक सहायता से क्या अभिप्राय है? तो आर्थिक सहायता से अभिप्राय सरकार द्वारा उद्योगों को दी गई आर्थिक सहायता या अनुदान है। सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों, उपभोक्ताओं को समय समय पर बिजनेस लोन और उपकरणों की खरीद करने पर सब्सिडी दिया जाता है। दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय में एक अंतर बताएं। तो घरेलू आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय शामिल नहीं होती, जबकि राष्ट्रीय आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय शामिल होती है। तीसरा चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है? तो मुद्रा विनिमय का सर्वोत्तम साधन होता है। मुद्रा ने दूर किया है, तो ये क्या किया है? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया है। निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य कौन है? तो विनिमय का माध्यम। निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन है? तो विलंबित भुगतान का मान। निम्नलिखित में से मुद्रा का आकस्मिक कार्य कौन है? तो सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह परिभाषा किसकी है? तो हार्ले विदर्स की है। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो इन सभी कारणों से निकाल सकते हैं, आहरण पत्र द्वारा, चेक द्वारा, एटीएम द्वारा। तो इनमें सभी हो जाएगा। अब इनमें सभी में डी लिखना है, डी आंसर में लिखना है डी, इनमें सभी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए भी लिख देते हैं, बी भी लिख देते हैं और सी भी लिख देते हैं, तो ये गलत है लिखने का तरीका। सीधा सीधी सातवां का डी हो जाएगा और लिख देना है इनमें सभी, बस। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो पॉल एंजिंग। जनता का बैंक कौन है? व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन से हैं? तो जमायत स्वीकार करना, ऋण देना और साख निर्माण तीनों है, उपयुक्त सभी।
साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात घटता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो ये एक व्यावसायिक बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं, तो उपयुक्त सभी है। जैसे नोट निर्गमन मतलब नोट बनाने का अधिकार है, सरकार का ये बैंक है, आम आदमी से पैसा नहीं रख सकता है। फिर है विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक होता है। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, चलन मुद्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935। केंद्रीय बैंक सांख्य नियंत्रण करती है, तो इन तीनों जरिए से करती है, तो इनमें सभी हो जाएगा। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो इनमें सभी हो जाएगा। भारत में 1 रुपया नोट जारी करता है, तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, तो ट्रस्टी का कार्य करना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अधिविकर्ष से क्या समझते हैं, तो अधिविकर्ष प्रणाली में चालू खाते के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के ऊपर भी एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने की अनुमति दे दी जाती है। बैंक अधिविकर्ष की राशि निश्चित कर देता है और ऋणी इस राशि के भीतर राशि निकाल सकता है। ऋणी वास्तव रूप में निकाली गई रकम पर ब्याज देता है। मतलब अगर आपका 10,000 रुपया जमा है और आपको 30,000 का जरूरत है, तो बैंक आपके व्यवहार के आधार पर आपको 30,000 निकालने की अनुमति दे सकता है। इसी को अधिविकर्ष कहा जाता है। साख गुणक का सूत्र बताएं, तो साख गुणक का सूत्र है 1/CRR। CRR मतलब हो जाएगा नगद कोष अनुपात। कौन सा बैंक साख निर्माण करता है, तो व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक को हम लोग व्यावसायिक बैंक भी बोलेंगे। बैंक दर किसे कहते हैं, तो वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देते हैं। मतलब बैंक को अगर ऋण का जरूरत है तो केंद्रीय बैंक से लेगा और उसी को हम लोग बैंक दर कहेंगे। नगद कोष अनुपात क्या है, तो व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा करना पड़ता है, जिसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, तो वैधानिक तरलता अनुपात के अंतर्गत प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है। मौद्रिक नीति क्या है, तो मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य साख एवं मुद्रा के प्रवाह को नियमित करना है। केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के उपकरणों बैंक दर, रेपो दर, नगद कोष, वैधानिक तरलता अनुपात में समय समय पर परिवर्तन करता है। फिर है उच्च शक्तिशाली मुद्रा के प्रमुख घटक लिखिए, तो लोगों के पास नकदी जिसमें सिक्के तथा पत्र मुद्रा तथा बैंक के पास नगद आरक्षण को उच्च शक्ति वाली मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि इसी मुद्रा के आधार पर बैंक साख का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला H बराबर C+R, जिसमें H उच्च शक्ति मुद्रा है, C है जनता के पास चलन मुद्रा और R जो है वो सरकार एवं बैंकों का RBI के पास जमा है। बैंक मुद्रा क्या है, तो वाणिज्य बैंकों के द्वारा मांग जमाओं के माध्यम से सृजित मुद्रा बैंक मुद्रा कहलाती है। मुद्रा क्या है, तो एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में समान रूप से स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। भारत में रुपया एक मुद्रा है क्योंकि यह भारत में समान रूप से विनिमय का माध्यम है। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, तो देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक जो मुद्रा जारी करने का प्राधिकारी है एवं वाणिज्य बैंक जो मांग जमाओं द्वारा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते को सम्मिलित किया जाता है। रेपो दर क्या है, तो ब्याज की वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक से अल्पकालीन ऋण ले सकते हैं। फिर खुले बाजार की क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदने तथा बेचने से है। सावधि जमाओं से क्या अभिप्राय है, तो सावधि जमाएं एक निश्चित समय के लिए जमा होती है, उन्हें चेक के माध्यम से नहीं निकाला जा सकता है। प्राथमिक जमा किसे कहते हैं, तो जो धनराशि बैंकों में नकदी के रूप में लोगों द्वारा जमा कराई जाती है उसे ही प्राथमिक जमा कहते हैं। तो बच्चों ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र से JCRT द्वारा निकाला गया प्रश्न बैंक सा उत्तर किताब से बता दिए हैं, चैप्टर 1 to 3। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 4, 5, 6 के देख लेंगे और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मैंने कंप्लीट करा दिया इस वीडियो के लास्ट में, या ऊपर आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी चैप्टरों को देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।